आप सबके इस अपार प्रेम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पंचायत राज की। पंचायत राज के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके थे, उसके पृष्ठभूमि के बारे में जान चुके थे, प्रमुख जो समितियां थी उसके बारे में हम जान चुके थे। और कल हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत संविधान के 9वें भाग में जो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक जो प्रावधान किए गए हैं उनमें से हमने 243 से लेकर 243 जी तक हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम आगे अध्ययन करेंगे, तो आई होप दैट यू आर रेडी। तो हम बात करेंगे आज के नए अनुच्छेद की, और नया हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद या आर्टिकल 243 जी के बाद क्या आता है? जी के बाद एच। तो ये तो हो गया 6 और इधर हिंदी में जय और इधर एच। ठीक है, अनुच्छेद 243 जे या एच, इसका यहाँ पर जो अगला आर्टिकल है हमारा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें क्या है, ऐसा इसमें क्या है, किस चीज का प्रावधान है, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपण करना, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपण की शक्ति तथा निधियां। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपण की शक्तियां तथा निधियां, यानी कि उनकी कौन कौन सी तथा उनकी निधियां। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपण यानी कि पंचायतों को ये अधिकार होगा कि वो अपने अपनी आय को बढ़ाने के लिए या कोई भी कार्य क्रियान्वित करने के लिए, आपको पता ही है धन की आवश्यकता पड़ती है, तो उस धन की आवश्यकता के लिए, उसकी पूर्ति के लिए वह अनेक जो क्षेत्र होते हैं गांव में, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे मेले हो गए या और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू हो सकता है, या फिर जैसे पंचायतें कोई विशेष क्वालिटी कोई भी चीज उनको दे रही है, प्रोवाइड करवा रही है पंचायत की तरफ से, तो उस पर वो टैक्स वसूल सकती है। तो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपण की शक्ति है, यानी कि वह करों का अधिरोपण कर सकती है, या जो उसका जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसमें वह कर लगा सकती है, तथा उनकी निधियों के बारे में इसमें उल्लेख है। यानी कि निधियों से मतलब होता है कि जो राज्य सरकार है वह विधानमंडल, यानी कि जो विधानमंडल है वह एक नियम के तहत या विधि के तहत उनको निधियों में से कुछ हिस्सा प्रदान करेगी, यानी कि सहायता अनुदान करेगी। यानी कि निधियों से क्या मिलेगी उनको? सहायता अनुदान, सहायता अनुदान की बात करेगी। यानी कि विधानमंडल विधि के तहत पंचायतों को सहायता अनुदान करेगी। तो इस चीज का जो उल्लेख है, यानी पंचायतों द्वारा कर अधिरोपण की शक्ति, कोई आपसे पूछ ले या कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायतों को कर अधिरोपण करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है, तो ऑप्शन में आपके ये भी होगा, कौन सा? 243 जे भी हो सकता है और 243 एच भी हो सकता है, क्योंकि आजकल के जो परीक्षक हैं वो थोड़े अलग क्वालिटी के हैं। कहीं ना कहीं वो हमेशा यही चाहते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को गलत करवाया जाए। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। जे या एच बात एक ही है, बस सिर्फ क्रम का फर्क है। ये रोमन कर्म है और ये हिंदी कर्म है, अल्फाबेटिक है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपण की शक्ति तथा उनकी निधियां, और निधियों से मतलब विधानमंडल विधि के तहत सहायता अनुदान कर सकेगी, और अधिरोपण की शक्ति से मतलब होता है
कि पंचायतें कोई भी अगर एक्टिविटीज कर रही है तो उसके बदले में वह टैक्स वसूल कर सकती है। किनसे? ग्रामीण लोगों से या उसका जो पंचायत क्षेत्र है वहां से। तो दोस्तों हम इसको देखो अब याद कैसे करेंगे। याद करने का मतलब होता है याद कैसे करेंगे, ट्रिक से। मैंने पहले ही बताया था कि हम साथ के साथ ट्रिक्स की बात करेंगे। तो आपने HTC का मोबाइल के नाम सुना होगा, HTC मोबाइल सुना होगा। तो H से मतलब हाई, S से हाई और T से टैक्स, ठीक है। यानी कि हाई टैक्स, यानी कि वह टैक्स लगा सकेगी, पंचायत क्या कर सकेगी, टैक्स लगा सकेगी। हाई टैक्स, सी से सर्टिफिकेट, यानी कि उसके पास क्या है, पंजीकरण है इस चीज का, टैक्स लगाने का, तो वह टैक्स लगा सकेगी अनुच्छेद 243 जे या एच के तहत। तो ध्यान रखिएगा, हम अब तक 8वां ये आर्टिकल है हमारा, 8वां या 9वां। पहले आर्टिकल में हमने 243, आर्टिकल 243 में हमने परिभाषाओं की बात की थी, डेफिनेशन की बात की थी। दूसरे आर्टिकल 243 क में हमने ग्राम सभा की बात की थी। 243 ख में हमने किसकी बात की थी, पंचायतों के गठन की, यानी कि बिल्ड से बनना या गठन। सी में क्रिएट, यानी कि 243 सी से हमने क्रिएट की बात की थी, यानी पंचायतों की संरचना। और 243 डी यानी कि डेस्परेट, क्या है, डेस्परेट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, डेस्परेट जो होता है उसको क्या चाहिए, आरक्षण चाहिए। तो आरक्षण का जो प्रावधान है पंचायतों में वो किस में है, 243 डी या झ में है। 243 ई में पंचायतों की अवधि है, यानी ई से ईयर, या ई कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ई के बाद एफ आएगा, 243 एफ में क्या है, पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों की निर्योग्यताएं, क्या होती है निर्योग्यताएं, एफ से क्या होगा, फेलियर, जो असफल होगा वो क्या होगा, अयोग्य ही होगा। एफ के बाद में एच, ये जो आर्टिकल है एच यानी कि HTC यानी हाईटेक्स, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपण की क्या होगी, उनको क्या होगी, शक्ति प्रदान की गई है। और उनकी निधियों के बारे में इसमें जिक्र है, यानी कि पंचायतों को जो फंड मिलता है वो निधियां कौन कौन सी हैं, वो उनसे क्या मिलेगा, उनको सहायता अनुदान मिलेगा, जैसा विधानसभा चाहेगी वैसा ही। अगला जो हमारा आर्टिकल है 243, एच के बाद में इधर झ हो गया और इधर आई, ठीक है। तो इसमें क्या है, पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन, ठीक है। पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन, इसमें इसका उल्लेख किया गया है 243 झ या आई, ठीक है, पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन। अब देखिए साहब, वित्त आयोग को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कमीशन, या फाइनेंशियल को हम क्या कह सकते हैं, फाइनेंशियल कहां से आता है, इनकम से आता है साहब, कहां से आता है, इनकम से। तो आय से क्या है, आय से मतलब इनकम, यानी कि जो इनकम से रिलेटेड जो कमीशन होगा, यानी कि जो भी इनकम होगी, जो भी कर वगैरह प्राप्त होंगे सरकार को, उन सब का डिवाइडेशन कौन करेगा, वित्त आयोग करेगा। यानी कि पंचायतों को कितना पैसा मिलना चाहिए, इस चीज की सिफारिश कौन करेगा, वित्त आयोग करेगा। और इस वित्त आयोग करेगा, इसीलिए इसको, ये क्या है, इसको याद रखने का एक तरीका है, ये बार बार प्रश्न पूछा गया है कि वित्त आयोग का, पंचायतों से संबंधित वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 243 झ या आई में किया गया है। अब बात करते हैं साहब, इसके गठन कौन करेगा, क्या इसकी प्रक्रियाएं हैं, वो हम देखते हैं, यही साथ में ही हम कर लेते हैं बात इसकी। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होगा, 5 वर्ष के लिए होगा।
5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन होगा साहब। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसके अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट इसका कौन करेगा, स्टेट गवर्नर। कौन करेगा, स्टेट गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल कौन है अभी, कलराज मिश्र। तो अपॉइंटमेंट इसका कौन करेगा, स्टेट गवर्नर करेगा। ठीक है, 5 साल के लिए इसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, इसको अगर हटाना हो, ये अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है साहब, लेकिन अगर इसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे, इसको राज्यपाल अपॉइंट तो कर सकता है लेकिन इसको हटा नहीं सकता है, ना ही इसको विधानसभा हटा सकती है। तो इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, महाअभियोग जैसी, यानी कि इम्पीचमेंट, महाअभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, ठीक है। महाअभियोग जैसी प्रक्रिया से ही इसको क्या किया जा सकता है, प्रोसेस एज इम्पीचमेंट। तो महाअभियोग जैसी प्रक्रिया से ही इसको हटाया जा सकता है, बाकी इसको ऐसे इजी वे में हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो इसमें हम बात करते हैं कि जो वित्त आयोग है, उस वित्त आयोग का सबसे पहले जो गठन किया गया था वो जुलाई 1994 में किया गया था। तो 5 साल के लिए इसका गठन होता है, अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही इसको हटाया जा सकता है। आगे की हम बात करते हैं, तो बात करते हैं जो इसमें सबसे पहले इसका जो अपॉइंटमेंट किया गया था वो कब किया गया था। देखिए 73वें संविधान संशोधन में ही इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में ही ये उल्लेख किया गया था कि एक वित्त आयोग होगा। लेकिन वित्त आयोग की सिफारिश किसने की थी, वित्त आयोग की सिफारिश किसने की थी, 1988 में जिस आयोग का गठन हुआ था वो आयोग कौन सा था, उस आयोग की यानी कि के थुंगन समिति ने इसके क्या की थी, सिफारिश की थी कि एक वित्त आयोग होगा जो क्या करेगा, राज्यों तथा पंचायतों के बीच क्या करेगा, वित्त का वितरण करने की सिफारिश देगा। तो अब देखिए जो पहला जो बना था, इसके अंदर पहला जो व्यक्ति बना था वो था के गोयल, और इसका जो कार्यकाल रहा था 1995 से 2000 तक। ये क्या रहे थे, ये राजस्थान राज्य के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। क्या रहे थे, राजस्थान राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। दूसरे जो व्यक्ति थे हीरालाल देवपुरा थे। कौन थे, हीरालाल देवपुरा। इनका जो पीरियड रहा वो 2000 से 2005 रहा। तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे मानक चंद सुराणा। कौन थे, मानक चंद यानी कि एमसी सुराणा। कौन थे, एमसी सुराणा। चौथे जो व्यक्ति थे इनका कार्यकाल 2005 से 2010 तक रहा। और इसके बाद में जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर बीडी कल्ला। बीडी कल्ला चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे राजस्थान में, और इनका जो कार्यकाल था वो 2010 से 2015 था। ठीक है मित्रों, ये 4 वित्त आयोग रहे। अब जो 5वां वित्त आयोग है, हाल ही में 5वें वित्त आयोग का गठन हुआ है, और उसका जो अध्यक्ष बना है वो कौन है, बना नहीं बनी है। कौन है, बनी है, महिला है वो डॉक्टर ज्योति किरण। डॉक्टर ज्योति किरण है जो अभी 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष बनी है। और इनका जो कार्यकाल है वो 1 अप्रैल यानी वित्तीय वर्ष से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक इनका कार्यकाल होगा। ज्योति किरण एक क्या है, रिटायर्ड आईएएस है।
क्या है, रिटायर्ड आईएएस है। ठीक है, तो ज्योतिकरण को इसका क्या बनाया गया है, 5वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों जहां तक मैं समझता हूं कि मैंने सारी डिटेल दे दी है, फिर भी एक बार दोबारा से मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं। अनुच्छेद 243 आई में पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है, और ये जो वित्त आयोग है 243 में वित्त आयोग की बात कही गई है, और इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम, आई फॉर इनकम। इनकम यानी कि इनकम का जो बंटवारा करता है वो कौन है, वित्त आयोग है। ठीक है, ये 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ऐसा संविधान में है। और अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका राज्यपाल करता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही इसको हटाया जा सकता है। के गोयल पहले क्या थे, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। हीरालाल देवपुरा दूसरे थे 2000 से 2005 तक, एमसी सुराणा, बीडी कल्ला और फिर ज्योति किरण। ठीक है, तो हम जैसे इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हो, जैसे के एच एम बी, के एच एम बी जे। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, यानी कि के एच एम बी जे, के एच एम बी यानी कि कैसे क्या हो गया, के गोयल, एस से क्या होगा, हीरालाल देवपुरा, इसके बाद एम से एमसी सुराणा हो गए यानी माणकचंद सुराणा हो गए, बी से बीडी कल्ला हो गए, और जैसे क्या हो गए, ज्योति किरण हो गए। तो आप अपने हिसाब से ट्रिक्स सेट कर सकते हो, आपको इसको क्रम से याद रखना है बस। ठीक है, तो दोस्तों आपके ये समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 243 जे या आई, इसके बाद हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की। देखिए, जो पहले जो वित्त आयोग का गठन किया गया था वो जुलाई 1994 में किया गया था, यानी कि लागू इसका जो पीरियड हुआ था 1995 से 2000 के बीच लागू हुआ था, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट हुआ था वो जुलाई 1994 में ही हो गया था। इसके बाद जो अगला जो आर्टिकल है, अगले आर्टिकल की हम बात करते हैं, तो अगला आर्टिकल है आई के बाद क्या आएगा, जे, और इधर ये। ठीक है, 243 ये या इधर जे, ABCDEFGHI जे के, जे के बाद क्या आएगा, लेकिन अभी हम जे पढ़ रहे हैं। और जे में क्या है, देखिए पंचायतों के लिए लेखाओं की संपरीक्षा, पंचायतों के लिए या पंचायतों से संबंधित लेखाओं की संपरीक्षा। ठीक है, संपरीक्षा से मतलब जांच करना। ठीक है, तो जांच की बात है, पंचायतों से संबंधित लेखाओं की संपरीक्षा। ठीक है, तो देखिए पंचायतों से संबंधित लेखाओं की जो संपरीक्षा है, जो पंचायतों में जो भी लेखो जोखे होते हैं, खाते बही होते हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, उन सब की जांच कौन कर सकेगा, विधानमंडल कर सकेगा। विधानमंडल एक टीम का गठन करेगा, विधानमंडल एक विधि के तहत क्या करेगा, एक दल का गठन करेगा, और वो दल क्या करेगा, पंचायतों से संबंधित लेखाओं की जांच कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। ठीक है, इसमें इतना ही है। अनुच्छेद 243 ये या जे, पंचायतों से संबंधित लेखाओं की संपरीक्षा करने का अधिकार किसको है, विधानमंडल द्वारा अपॉइंट या नियुक्त दल के द्वारा उनकी क्या की जा सकती है, संपरीक्षा की जा सकती है, उनकी जांच की जा सकती है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम, जे फॉर जांच, क्या होगा, जांच। और ये जांच किसके इशारे पर होगा, किसके इशारे पे या किसके दिशा निर्देश पे होगा, वो होगा विधानमंडल के दिशा निर्देश पर या विधानमंडल द्वारा तय विधियों के तहत एक दल का गठन किया जाएगा, और वो दल क्या करेगा, पंचायतों से संबंधित लेखाओं की संपरीक्षा कर सकेगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से जैसे केग होता है ना, उसी तरह से ही है।
जिस तरह से नेशनल स्तर पर उनके लेखा जोखाओं की जांच कौन करता है, केक करता है, ठीक है। उसी तरह से जब 73वां संविधान संशोधन किया जा रहा था तो उस समय सोचा कि अगर किसी तरह का कोई करप्शन होता है या किसी तरह की कोई पैसों में हेरफेर होती है, काम में कोई गड़बड़ होती है, तो उसकी जांच कौन करेगा। तो केक तो कर नहीं सकता है, क्योंकि केक के पास काफी भार था और इतने सारे पंचायत थे, तो किस किस की करेगा। तो उसके लिए अलग से संविधान में इस आर्टिकल का उल्लेख किया गया कि ये विधानमंडल के ऊपर छोड़ दिया गया कि विधानमंडल जिसे चाहे उसे नियुक्त कर सकती है और उसी के इशारे पर, विधानमंडल के इशारे पे ही वो दल कार्य करेगा और वो उसकी निष्पक्ष जांच कर सकेगा। तो J4 जांच यानी विधानमंडल, ठीक है। तो क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की। जे के बाद नंबर आता है के का, ठीक है। तो 243 तय या फिर के, ठीक है। पंचायतों के लिए इसमें क्या है, पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, ठीक है। पंचायतों के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्या होगा इसमें, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन क्या होगा, पंचायतों के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। यानी कि इसको शॉर्ट में SEC हम बोल सकते हैं, सेक, ठीक है। एक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग होता है, एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है। देखिए दोनों दोस्तों बिल्कुल सेपरेट है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। राज्य निर्वाचन आयोग का विधानसभा के चुनाव से संबंधित चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है, ये क्लियर है, वो कुछ नहीं कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ जो चुनाव करवाता है वो स्थानीय जो बॉडीज होती है, स्थानीय जो निकाय होते हैं, उनके निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, ताकि जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, उसका भार कम किया जाए। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अपने स्तर पर ही नामांकन सूचियां तैयार करवाता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग अलग करवाता है और राज्य निर्वाचन आयोग अलग करवाता है, ठीक है। ये तीनों बॉडीज का देखिए, पंचायतों का चुनाव करवाता है, पहली जो बॉडी है वो कौन सी है, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों का करवाएगा। उसके अलावा जैसे जो शहरी निकाय हैं उनका चुनाव करवाएगा, और जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इन सब का चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है। तो इसकी हम संवैधानिक बात करते हैं। देखिए सॉरी दोस्तों, मैंने अभी जो आपको वित्त आयोग बताया था उसका गठन 1995 से ही हुआ था, जुलाई 1994 से नहीं हुआ था। जो इसका जो गठन हुआ था वो स्टार्टिंग में जुलाई 1994 में हुआ था। मैं इसको सुधार रहा हूँ, आप सुधार लीजिएगा इसको। पंचायतों के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया है वो जुलाई 1994 में किया गया था, और इसका उल्लेख किसमें किया गया था, 73वें संविधान संशोधन में ही किया गया था, जिसको संविधान के भाग 9 के आर्टिकल 243 तय या के में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं कि यह क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं, पहली बात, ये एक सदस्यी है। क्या है, एक सदस्यी आयोग है, ठीक है, यानी कि सिर्फ इसमें एक सदस्य ही होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो मूल 2 पद है वो कौन कौन से हैं, राज्य निर्वाचन
आयुक्त और दूसरा है राज्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। आयुक्त और अधिकारी, अधिकारी को हम सचिव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सचिव, सेक्रेटरी कह सकते हैं हम। तो ये सेक्रेटरी है और ये इसका क्या है? आयुक्त, यानी कि इसका क्या है? अध्यक्ष है। क्या होता है इसका? ये अध्यक्ष होता है। ध्यान से समझना, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हम अध्यक्ष कहते हैं और राज्य निर्वाचन अधिकारी क्या है? इसका सचिव है। इस तरह से ये एक सदस्यीय आयोग है, एक इसका अध्यक्ष होता है और एक कार्य में सहयोग करने के लिए अध्यक्ष सचिव होता है, जिसको हम सेक्रेटरी या अधिकारी कहते हैं। किसी स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है तो राज्यपाल इसको आवश्यकता के अनुसार क्या करवाता है? स्टाफ की पूर्ति करता है, यानी कि जितना भी इसको स्टाफ चाहिए उस स्टाफ की क्या करता है? ये पूर्ति करता है। देखिए, इस आयोग का जो गठन किया गया था, किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का। तो ये आयोग का जो गठन किया गया था वो किसके आधार पर किया कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 या 51 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 या 51 के तहत इसका गठन किया गया था। राज्य जो निर्वाचन आयोग है वो क्या है? एक सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय से मतलब होता है कि मूल संविधान में नहीं होना। ठीक है, यानी कि संवैधानिक निकाय हम तब कह सकते हैं कि जैसे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि वह जब संविधान लागू हुआ था उसी समय उसको जोड़ दिया गया था, उसी समय वो था। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसे बाद में जोड़ा गया था। इस वजह से ये कौन सा वर्ड है? इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? सांवैधिक निकाय या सांवैधिक प्रावधान के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि इसका जो गठन हुआ था वो जुलाई 1994 में हुआ था और इसको 2 पावर दिए गए थे। किसको? राज्य निर्वाचन आयोग को। ये देखिए, एक तो 243 के तहत क्या करवाता था? वो पंचायतों के चुनाव करवाता था, यानी कि ग्रामीण निकाय, ठीक है, या पंचायतों के चुनाव। ठीक है, पहली बात। दूसरा इसको पावर दिया गया 243 ZA के तहत। किसके तहत? ZA के द्वारा इसको शहरी निकायों, यानी कि शहरी निकायों के चुनाव का अधिकार भी दिया गया। यानी कि 243 के तहत ये क्या करता है? पंचायतों का चुनाव करवाता है और 243 ZA के अनुसार ये शहरी निकायों के चुनाव, यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, इस तरह के जो भी निकाय हैं उन सभी का ये क्या करवाता है? चुनाव करवाता है। लेकिन ये 243 ZA के तहत करवाता है। अब ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, इसका जो संविधान में जो उल्लेख किया गया है या जोड़ा गया है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है और इसको जो जोड़ा गया है वो 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो दोनों को आप ध्यान रखना। 73वें संविधान संशोधन के तहत निर्वाचन आयोग जो वर्क करता है, कार्य करता है, वो 243 के तहत करता है। 74वें संविधान संशोधन के तहत जो वर्क करता है शहरी निकायों के लिए, वो 243 ZA के तहत करता है। ठीक है, क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं हम इधर की बात करते हैं। उसमें क्या है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। नियुक्ति की बात हम करते हैं तो कौन करता है? राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, इसको अगर हटाने की हम बात करते हैं तो ये त्यागपत्र अपनी इच्छा से दे सकता है। कौन? राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं हम। किसकी? राज्य निर्वाचन आयुक्त की। ये स्व इच्छा से क्या कर सकता है? त्यागपत्र दे सकता है।
लेकिन अगर इस पे किसी तरह के कोई चार्जेस लगते हैं तो ऐसी स्थिति में इसे हटाना आसान नहीं है, राज्यपाल नहीं हटा सकता है। इसको महाअभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। महाअभियोग जैसी प्रक्रिया से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति ही इसको क्या करेगा? पद से वंचित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, जुलाई 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। 2 हिस्सों में किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के तहत 243 के में किया गया था। 74वें संविधान संशोधन के तहत 243 जेड ए में किया गया था। जेड ए 243 जेड ए शहरी निकायों से संबंधित है और 243 के पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था वो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 या 51 के तहत किया गया था। इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन एक सांविधिक निकाय है। ये एक सदस्यीय आयोग है। इसमें दो पदों का उल्लेख है, यानी कि पद एक ही है, जो मेन है अध्यक्ष एक ही होता है, इसका सदस्य एक सदस्य ही होता है इसमें। उसको राज्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं और राज्य निर्वाचन अधिकारी को सचिव बोलते हैं। सचिव को हम राज्य निर्वाचन अधिकारी बोलते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। हम यहीं के यहीं बात कर लेते हैं। जो वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। राजस्थान के जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। और जो सचिव है वो कौन है? आनंद कुमार। ठीक है, सुपर 30 किस पे बनी हुई है? सुपर 30 मूवी आनंद कुमार की लाइफ पे ही बनी हुई है। तो वो आनंद कुमार नहीं है ये, खैर, लेकिन वो नाम आप इसको याद रख सकते हैं। आनंद कुमार वर्तमान में कौन है? राज्य निर्वाचन अधिकारी है। राज्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के सचिव सेक्रेटरी कौन है? आनंद कुमार है वर्तमान में। ठीक है, प्रेम करने से क्या प्राप्त होता है? आनंद की प्राप्ति होती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, एक पेयर बना के कि प्रेम से ही आनंद की प्राप्ति होती है। ये बात अलग है कि आपको क्या प्राप्त होता है। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो पहला जो राजस्थान में जो प्रथम जो चुनाव आयुक्त था, कौन था? प्रथम चुनाव आयुक्त यानी कि राज्य निर्वाचन अधिकारी की बात कर लेते हैं एक तो। ठीक है, और दूसरा है राज्य निर्वाचन, इधर आयुक्त लिखते हैं, इसको हम अध्यक्ष बोलते हैं। और दूसरा है अधिकारी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सचिव बोलते हैं। ठीक है, तो जो पहला व्यक्ति जो बना था वो कौन था? अमर सिंह राठौड़। कौन सा? जुलाई 1994 में जो पहला व्यक्ति बना था, पहले व्यक्ति को जो नियुक्ति इस पद पे बिठाया गया था, राज्यपाल के द्वारा जो नियुक्ति दी गई थी वो किसको दी गई थी? अमर सिंह राठौड़ को। किसको दी गई थी? अमर सिंह राठौड़। सीक्वेंस आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं। और जो पहले जो सचिव थे वो कौन थे? बीबी मोहंती थे। कौन थे? बीबी मोहंती। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप याद रखिएगा। अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ के बाद में जो दूसरे बने वो नेकराम भसीन थे। दूसरे कौन थे? नेकराम भसीन। तीसरे जो व्यक्ति थे इसमें नेकराम भसीन के बाद में इंद्रजीत खन्ना। इंद्रजीत खन्ना। इसके बाद में ए के पांडे। पांचवें नंबर के जो व्यक्ति थे वो कौन थे? राम लोभाया। और राम लोभाया के समय जो सचिव कौन थे? गोविंद शर्मा थे। कौन थे? गोविंद शर्मा। ये बदलते रहते हैं, गोविंद शर्मा
और गोविंद शर्मा को अभी वर्तमान में दूसरा चार्ज दे दिया गया है, इसलिए ये राम लोभाया के समय भी थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा। छठे नंबर पे कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। और इधर हम सचिव की बात करते हैं तो आनंद कुमार, सुपर 30 के हीरो, बताया था मैंने अभी। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, अमर सिंह राठौड़। ठीक है, बीच के जो लोग हैं इनको नहीं पूछता है वो। ठीक है, आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हो। आप राम लोभाया और प्रेम सिंह मेहरा को, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, आनंद कुमार हाल ही में बदले हैं तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो आपको ये डेटा याद रखना है, अमर सिंह राठौड़। ठीक है, इसे आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। अमर सिंह राठौड़ पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, अंतिम जो वर्तमान में है प्रेम सिंह मेहरा है, और जो सचिव है वो कौन है? निर्वाचन अधिकारी कौन है? आनंद कुमार है। ठीक है, तो हम प्रेम सिंह मेहरा और सचिव कौन है वर्तमान में? आनंद कुमार है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं आगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लेना चाहो तो। थोड़ा ये इससे संबंधित इंफॉर्मेशन थोड़ी लेंथी है, तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो देखिए 1964 में, ठीक है, नगर निकाय के चुनाव सर्वप्रथम 1964 में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा करवाए गए थे, यानी कि उस समय ये बॉडी नहीं थी। 1994 में जुलाई 1994 में ये अस्तित्व में आई थी। और शहरी निकायों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग वर्ग किस आर्टिकल के तहत करता है? 243 ZA के तहत करता है। ठीक है, तो 1964 में 1964 में शहरी निकायों का चुनाव किसने कराया? किसने करवाया था? स्वायत्त शासन विभाग ने। किसने? स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इसका निर्वाचन करवाया गया था। कब? 1964 में। तो पहली बार शहरी निकायों के जो चुनाव हुए थे वो 1964 में हुए थे, और उस चुनाव को करवाने वाला कौन था? स्वायत्त शासन विभाग था। ठीक है, उस समय निर्वाचन आयोग नहीं था। अब सब बात करते हैं, इसके बाद में जो निर्वाचन आयोग आया उसके बाद से कितने चुनाव इसने करवाए हैं, उन सबसे संबंधित बात कर लेते हैं। तो पंचायत राज ने छठे चुनाव आयोग से, यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है यानी कि सैक, इसने छठवें निर्वाचन आयोग से निर्वाचन से यानी कि 1995, सातवें ये हुआ कब? 2000 में। आठवां कब हुआ? 2005 में। नौवां ये 2010 में। 10वां ये 2015 में, और 11वां 2020 में। ठीक है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से पहले 5 इलेक्शन हो चुके थे। ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से पहले, या ये जब संवैधानिक अस्तित्व में नहीं था उससे पहले कितने चुनाव हो चुके थे? 5 चुनाव हो चुके थे। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि पंचायतों को संवैधानिक ढांचा देने से पूर्व या संवैधानिक जामा पहनाने से पहले कितनी बार चुनाव हो चुके थे? तो 5 बार चुनाव हो चुके थे। ठीक है, संवैधानिक स्थिति के बाद में निरंतर 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव करवाए गए, और पहला चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाया वो 1995 में करवाया। 7वां 2000 में, 8वां 2005, 5-5 साल के एक डिफरेंस पे ये करवाया गया था। ठीक है, क्लियर? बात करते हैं 2015 के इलेक्शन की, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 2015 के इलेक्शन में क्या किया गया था कि यहाँ शौचालय को अनिवार्य किया गया था।
कि यानी कि आपको अगर ग्राम पंचायत या पंचायतों के इलेक्शन लड़ने हैं तो पहली कंडीशन इसमें क्या रखी गई थी कि आपके घर में क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए साहब। ठीक है, शौचालय अगर नहीं है तो आप ग्राम सभा या पंचायत के सदस्य नहीं बन सकते हो। दूसरी जो सिचुएशन थी इसमें एजुकेशन जोड़ी गई थी, यानी कि शैक्षणिक योग्यता इसमें जोड़ी गई थी। शैक्षणिक योग्यता का इसमें क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। सर एकमात्र जो इलेक्शन था 10वां इलेक्शन 2015 में, तो उसमें शौचालय और शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया गया था। लेकिन 11वें चुनाव में यानी 2020 के चुनाव में 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट थी, उसने ये लागू किया था। तो सीधी सी बात है, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो मामला खत्म। तो इन्होंने क्या किया, कुछ तर्क दे दुआ के इसको क्या कर दिया, इन दोनों ही प्रावधानों को रिमूव कर दिया। तो वर्तमान में 11वां जो चुनाव हुआ है उसमें ये कोई शैक्षणिक योग्यताएं नहीं थी। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए इसमें जो प्रश्न बन सकता है, पहली बात कि अब तक पंचायतों के कितनी बार चुनाव हो चुके थे टोटली, यानी कि भारत आजाद होने के बाद या स्वतंत्रता के पश्चात कितने बार चुनाव हुए, 11 बार। कितने बार हुआ, 11 बार हुए हैं। ठीक है, यानी स्वतंत्रता के बाद से अब तक। ठीक है, सेक ने कितने करवाए साहब, सेक ने यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कितने करवाए अब तक चुनाव, 1 2 3 4 5 6। अब तक कितनी बार करवा दिए इसने, 6 बार चुनाव करवाया। पहली बार कब करवाया, 1995 में करवाया। 2020 के जो चुनाव थे वो कौन से नंबर के थे, वो 11वां इलेक्शन था। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न बन सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। फिर भी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डालकर बताने का कष्ट करें, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो आर्टिकल है अपना वो है एल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद में करते हैं अगला जो आर्टिकल है वो है 243 एल, और एल का मतलब टै, टै के बाद में ठे। ठीक है, ठे एल। ठीक है, सॉरी दोस्तों, हम अनुच्छेद 243 की जो ट्रिक है वो टै या क्या था, टै या, उसमें ये तो ठे आ गया, वो आ गया टै या के था, टै या के। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, कैसे, केल्विन। ठीक है, केल्विन क्या है, केल्विन मात्रक है। ठीक है, तो केल्विन से हम इसको याद रख सकते हैं, केल्विन। कैसे, केल्विन, और EL इसमें से निकल रहा है और EL से इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के आधार पे हुआ है, आर्टिकल 243 टै या के आधार पर। ठीक है, क्लियर। 243 ठे या एल, और इसका जो सीधा सीधा सा संबंध है, इसमें जो विषय दिया गया है वो क्या है, संघ सूची, सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश या क्या संघ राज्य क्षेत्र, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों में
पंचायतों का लागू होना, क्षेत्रों में पंचायतों का लागू होना। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों का लागू होना यानी पंचायतों को लागू किया जाएगा। ठीक है, 243 या एल के अनुसार जो संघ राज्य क्षेत्र है उनके जो ग्रामीण एरिया है या शहरी निकाय है वहां पर पंचायतों को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो एल से हम क्या याद रख सकते हैं, लागू। और कहाँ पे, यूटीज में, यानी कि यूनियन टेरिटरीज या संघ राज्य क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, पंचायतों को लागू किया जाएगा। तो इसके लिए इतना ही। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, और इसके बाद में जो आर्टिकल है या इसके ठ के बाद क्या आएगा, डे, और एल के बाद आएगा एम। एम में क्या है, एम में जो लिखा हुआ है वो है, एम में कतिपय राज्यों में पंचायतों की मनाही या हम निषेध कह सकते हैं, निषेध। ठीक है, कतिपय राज्यों में पंचायतों की मनाही यानी कि कुछ ऐसे हैं कि पंचायतों के कुछ ऐसे प्रावधान हैं उनको वहां पे लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब साहब कौन कौन सी चीजें हैं ये भी थोड़ा बड़ा है, ध्यान रखना। पहली जो बात है इसमें क्या है, जो राज्य की हम बात करेंगे बाद में, आर्टिकल 244 के, आर्टिकल 244 के खंड के या एक तरह से खंड 1 में, 246 के खंड 1 में ये उल्लेख है, क्या उल्लेख है कि जो अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होंगे, यानी कि जो ट्राइबल एरिया है वहां पर पंचायत राज लागू नहीं होगा। 244 खंड 1 में जो उल्लेखित है, कौन से, अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एससी एरिया और एसटी एरिया में ये लागू नहीं होगा, यानी कि जो ट्राइबल जनजातियां हैं या एससी जनजातियां हैं उन पे पंचायत राज लागू नहीं होगा, यानी कि जो उनकी स्थानीय बॉडीज है, जो सिस्टम चला आ रहा है उनका, वही सिस्टम उसमें लागू रहेगा। यानी कि जो उनकी जो स्थानीय पंचायतें हैं यानी कि जो उनकी सामाजिक पंचायतें हैं उनको नष्ट नहीं किया जाएगा, और उनको ध्यान में रखते हुए पंचायतों को यहाँ पर लागू नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा मणिपुर। आर्टिकल 244 खंड 1 में ये साफ साफ लिखा, जो खंड में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का जो उल्लेख है, उन क्षेत्रों में क्या नहीं होगा, पंचायत राज लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी क्या है, वहां पे ऑलरेडी सामाजिक पंचायतें हैं, और उनके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए क्या किया गया है, इनको पंचायतों को वहां पर निषेध किया गया है या मनाही की गई है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा मणिपुर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जिला परिषदें, यहाँ पे क्या है, जिला परिषद विद्यमान है। क्या है,
जिला परिषद यहाँ पर क्या है, विद्यमान है। इसलिए नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा मणिपुर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जिला परिषद ऑलरेडी क्या है, विद्यमान है। इस वजह से यहाँ पर पंचायत राज लागू नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद जो बात है पश्चिम बंगाल की, इसके बाद वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का जो एक जिला है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग अच्छे से जानते हो आप, ऊपर ही ऊपर बिल्कुल सिक्किम के आसपास है। तो दार्जिलिंग जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, वहां पर भी पंचायत राज अधिनियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर गोरखा पर्वतीय परिषद ऑलरेडी क्या है, अस्तित्व में है। क्या है? गोरखा पर्वतीय परिषद गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। इसलिए यहाँ पर पंचायतों की आवश्यकता नहीं है और इसलिए पंचायतों का नियमन यहाँ पर रोका गया है। और कतिपय राज्यों में इसीलिए ये आर्टिकल इसमें जोड़ा गया है कि कुछ क्षेत्र है, कुछ राज्यों के ऐसे कुछ विशेष क्षेत्र है जहाँ पर पंचायतों को लागू नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ था, यानी कि 73वां संविधान संशोधन जब हो रहा था, तो उस समय ऐसी डिमांड थी कि साहब इस तरह के क्षेत्रों में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाए। अगर वहां पर हस्तक्षेप किया जाएगा तो वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति और जो वहाँ की कला है वो कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप होगा, वो नष्ट हो जाएगी। तो उसको जीवित रखने के लिए क्या किया गया है, वहां पर पंचायतें लागू नहीं होगी। यही चीज ST/SC के क्षेत्रों में इसीलिए इसको लागू नहीं किया गया है। नंबर 4 है कि राज्य की विधानमंडल क्या इन क्षेत्रों को, जैसे राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल विधि के तहत या 2/3 बहुमत से इन क्षेत्रों का विस्तार कर सकती है। ठीक है दोस्तों, राज्य विधानमंडल विधि के तहत या 2/3 बहुमत से इस क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। यानी कि जो इसमें जो लिखा हुआ है, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, उनके अलावा भी अगर विधानसभा को ऐसा लगता है तो वो इन क्षेत्रों का और क्या कर सकती है, विस्तार कर सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में आर्टिकल 243D, ठीक है, याद आया, डेस्परेट यानी आरक्षण से संबंधित आर्टिकल 243D लागू नहीं होगा। ठीक है, 243D लागू नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में आर्टिकल 243D को लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा संसद क्या कर सकती है, इन उपबंधों का विस्तार कर सकती है। किन उपबंधों का? खंड 1 का संसद विस्तार कर सकती है, परंतु इसे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोबारा से हम इस पे थोड़ी नजर डाल लेते हैं फटाफट। आर्टिकल 244 यानी कि आर्टिकल 243 या मैं ये कहता है कि कतिपय राज्यों में पंचायतों की क्या होगी, मनाही होगी। 244 खंड 1 में ये लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा। ठीक है,
अगर इन क्षेत्रों का विस्तार करना हो, आर्टिकल 244 में जो क्षेत्र दिए गए हैं उन क्षेत्रों का अगर विस्तार करना है तो संसद उनमें विस्तार कर सकती है। ठीक है, संसद उनमें क्या कर सकती है, विस्तार कर सकती है। और ये विस्तार कैसे करेगी, वही साधारण बहुमत से करेगी। ठीक है, ये साधारण बहुमत से किया जाएगा, लेकिन इसे 2/3 विशेष बहुमत से किया जाएगा, लेकिन ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये स्पेशल चीज ध्यान रखना कि जब भी 244 के अंतर्गत किसी क्षेत्र का विस्तार करना हो तो ऐसी स्थिति में क्या नहीं किया जाएगा दोस्तों, ऐसी स्थिति में उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। इसके बाद नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर राज्य के जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें क्या किया जाएगा, उन पर्वतीय क्षेत्रों में पंचायत राज को लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां ऑलरेडी जिला परिषदें अस्तित्व में है। इसके बाद जो बात है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र है, वहां पे भी इसे लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां पर गोरखा पर्वतीय परिषदें अस्तित्व में है, विद्यमान है। अरुणाचल प्रदेश में 243 डी जो आर्टिकल है, यानी आरक्षण से संबंधित जो आर्टिकल है उसको लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये विशेष स्पेसिफिक कुछ चीजें थी इस आर्टिकल से संबंधित, तो आप इसको वापस रिमेम्बराइज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा जो आर्टिकल है वो है 243N। देखिए, इससे संबंधित हम ट्रिक की बात करते हैं अगर, तो ट्रिक एम से मतलब होता है मनाही। क्या है, मनाही। और मैंने लिखवाया था कि कुछ राज्य या कतिपय राज्यों में पंचायतों की मनाही होगी, एम से, एम फॉर मनाही। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। डे के बाद आएगा ढे। ठीक है, और ढे के इधर आएगा एम में एन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि विद्यमान विधियों और पंचायतों, विद्यमान विधियों दैट इज लॉ, विद्यमान विधियों और पंचायतों का नियमन। ठीक है, विद्यमान विधियों और पंचायतों का नियमन या बने रहना, विद्यमान विधियों और पंचायतों का नियमन। अब साहब, जब संविधान संशोधन हो रहा था तो समस्या थी, क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब इलेक्शन कमीशन पढ़ाया था, तो जो निर्वाचन आयोग है, यानी 1995 से पहले 5 इलेक्शन हो चुके थे, और उन इलेक्शनों की वजह से क्या पंचायतें अस्तित्व में थी, कुछ नियम बने हुए थे। अब उनका क्या किया जाए, क्या उन पंचायतों को धराशायी कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए? तो साहब, उन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि विरोध हुआ उस समय, लेकिन इस संविधान संशोधन को लागू करना था, तो इसमें यह आर्टिकल जोड़ा गया, ढ या न, कि विद्यमान विधियों और पंचायतों का नियमन, यानी कि उनको जारी रखा जाएगा, यानी कि जो पंचायतें अस्तित्व में हैं उन्हें समाप्त नहीं किया जाएगा। अगर उन्हें समाप्त करना है तो इसका डिसीजन किस पे छोड़ दिया गया, विधानसभा पर छोड़ दिया गया, विधानमंडल पर, इस पर किस पे छोड़ दिया गया, विधानमंडल पर। विधानमंडल चाहे तो इनको समाप्त कर सकती है, यानी कि विधानमंडल क्या कर सकती है, या विधानमंडल या जो सक्षम अधिकारी है वो एक विधि के तहत इनको समाप्त कर सकता है, इनको, पंचायतों को, अन्यथा वो क्या रहेगी, लागू रहेगी। तो इसमें एन फॉर नियमन, यानी कि रेगुलेट रहेगी वो, है ना, नियमन रहेगी, रेगुलेट रहेगी, एन फॉर नियमन। तो ऐसे याद रख सकते हो कि विद्यमान विधियों और पंचायतों का नियमन। ठीक है, इसके बाद जो अनुच्छेद है वो है ओ, अने या ओ। अब ओ का मतलब होता है कि निर्वाचन, यानी कि पंचायतों से संबंधित निर्वाचन, पंचायतों से संबंधित निर्वाचन में
न्यायपालिका का हस्तक्षेप। ठीक है, यानी कि पंचायतों से संबंधित जो राज्य निर्वाचन आयोग कोई भी चुनाव करवाएगा तो उसमें न्यायपालिका किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, और इसको हम याद रख सकते हैं ओ से ओ नो। ठीक है, ओ नो, अरे नहीं, यानी कि अरे नहीं किसको बोल रहे हैं कि भाई पंचायत न्यायपालिका को बोल रहे हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने सभी आर्टिकलों के बारे में पढ़ लिया है। एक बार हम वापस सब चीजों को वापस रिवाइज कर लेते हैं फटाफट और ट्रिक्स को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जो पहली ट्रिक्स थी अपनी 243 में सिर्फ क्या दी गई है, परिभाषाएं दी गई। इसके लिए किसी ट्रिक्स की आवश्यकता हमें नहीं है। 243 ए में क्या है, ग्राम सभा का उल्लेख है। 243 बी में क्या है, बिल्ड यानी कि पंचायतों का गठन है। 243 सी में क्या है, पंचायतों की संरचना है। सी से क्रिएट यानी संरचना। 243 डी यानी डेस्परेट यानी कि जो डेस्परेट होता है, जो तनावग्रस्त होता है, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए आरक्षण चाहिए। तो पंचायतों में जो आरक्षण का जो प्रावधान है वो 243 में दिया गया है। 243 डी में, 243 ई में पंचायतों की अवधि के बारे में है। ई फॉर ईयर यानी कि ई 5वें नंबर पे आता है। टी के बाद एफ यानी कि निर्वाचित सदस्यों की निर्योग्यता। ठीक है, एफ के बाद में एफ जी के बाद में गोली से क्या मिलती है, शक्ति, और शक्ति की बात की गई है इसमें, यानी कि पंचायतों से संबंधित शक्तियां, सत्ता और प्राधिकार की बात जो की गई है, उत्तराधिकारी को जो बात की गई है वो जी में की गई है। जी के बाद क्या आएगा, जी ABCDEFG H यानी कि टैक्सों से रिलेटेड आएगा, यानी कि पंचायतों का कर अधिरोपण की शक्ति होगी और उनकी निधियों के बारे में इसमें बात की गई है। अब H के बाद के से यानी कैल्विन यानी कि इलेक्शन कमीशन। कैल्विन में मैंने क्या बताया था, इलेक्शन कमीशन, यानी कि 243 के तहत किसका गठन किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा। के बाद में ABCDEFG H के बाद आई से यानी कि इनकम कमीशन, यानी कि सॉरी दोस्तों, इनकम से मतलब हो गया एक तरह से वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आई के बाद क्या आएगा, जे यानी कि जांच कमीशन होगा, यानी कि जो पंचायतों से संबंधित जो लेखा जोखा है उनका क्या किया जाएगा, विधानमंडल एक विधि के तहत एक दल का गठन करेगा और उसके तहत क्या किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी। जे के बाद में के, और के में है कैल्विन से इलेक्शन कमीशन की बात की गई है 243 के में। के बाद में के बाद में आता है एम आएगा। उसके बाद में एम से मतलब कतिपय राज्यों में मनाही, यानी कि पंचायतें कुछ राज्यों में लागू नहीं होगी। एम के बाद आएगा एन, के बाद एल आएगा, और के बाद एल, और एल में क्या किया जाएगा कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें पंचायतों का लागू होना। इसके बाद 243 एम में ये लिखा हुआ है कि कतिपय क्षेत्रों में और कतिपय जो राज्यों में है उनमें क्या लागू नहीं किया जाएगा, पंचायत राज लागू नहीं किया जाएगा। एन फॉर यानी कि नियमितीकरण, नियमन किया जाएगा किनको, जो वर्तमान में जो विधियां जो बनी हुई है या पंचायतें अस्तित्व में है उनका नियमन किया जाएगा। ओ से ओ नो, यानी कि 243 ओ में क्या है कि न्यायपालिका जो निर्वाचित चुनाव प्रणाली है उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, तो अंतिम जो था पंचायतों से संबंधित जो निर्वाचन है उसमें न्यायपालिका किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।